वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर यानी जिसको आप लोग को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है वो दोस्तों है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे खाद्य पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 2022-23 का अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी छात्र छात्राएँ अवध यूनिवर्सिटी से हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अवध यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन का अपना कंपलसरी पेपर करवाती है वो बालक और बालिकाओं का अलग अलग करवाती है। ठीक है, ये केवल और केवल बॉयज़ के लिए है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में एक ही पेपर होता है जो बालक और बालिकाओं दोनों के लिए होता है। ये केवल अवध यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो इस बात का कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल बालिकाओं के लिए बालकों के लिए। ठीक है, ये दोनों के लिए है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए केवल और के लिए बालकों का पेपर था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पेपर में आपको पता चल चुका है आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस पर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपका एग्जाम जो है वो लिखित हो। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। यहीं से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही है दोस्तों को करिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है समय जो मिलेंगे आपको 2 घंटे के लिए और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 दिया गया है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। OMR सीट पर ये आपको भरना रहता है। ये केवल और केवल पासिंग यानी क्वालिफाइंग पेपर होता है, पास करना होता है। 100 में से 33 प्रश्न आपको इसमें से सही करने हैं पास करने के लिए। अगर आप किसी कारणवश इसमें फेल अगर हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पुनः बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, और जिन भी छात्र छात्राओं को इसका आंसर पता होगा कमेंट सेशन में कमेंट भी करते रहिएगा। और सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग कमेंट सेशन में बात मत किया करिए और आपस में लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत करिए। कल की क्लास में मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें थीं, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, क्लास पे ध्यान देते हैं। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आपका है कि फाइनोडर्मा संबंधित है। फाइनोडर्मा इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट से, थाइमिन से, वसा से या फिर राइबोफ्लेविन से। तो दोस्तों फाइनोडर्मा क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो फाइनोडर्मा जो शब्द आया था वो 1933 में निकोलस द्वारा कुपोषित मजदूरों की त्वचा के बारे में बताने के लिए इस शब्द को गढ़ा था। किसने गढ़ा था दोस्तों? निकोलस ने। और कब गढ़ा था? 1933 में। कुपोषित मजदूरों की त्वचा के बारे में बताना था। ठीक है, तो इसमें आप विटामिन से भी ये संबंधित है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन दिया गया, राइबोफ्लेविन दिया गया है, विटामिन B1 और B12 के बारे में, B2 के बारे में। ठीक है, तो B1 और B2 से संबंधित नहीं है। फाइनोडर्मा जो संबंधित है वो वसा से संबंधित है, फैटी एसिड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपका विटामिन ए होता, विटामिन सी होता तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन सी पर आप टिक करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दूसरा प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को साधारणता कहा जाता है। हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड। हाइपरटेंशन को कॉमनली क्या कहा जाता है, यानी जो रक्तचाप है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है स्टेंट फिलर, आपका 2 दिया गया है स्टिल्थी किलर, सीक्रेट किलर, और डी ऑप्शन दिया गया है साइलेंट किलर। तो दोस्तों जो उच्च रक्तचाप होता है ये ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण उच्च रक्तचाप होता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड एज द साइलेंट किलर। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये कल ही आयोजित हुआ है दोस्तों पेपर, तो आप सभी लोग जिनका भी अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं जो भी,
वो सभी लोग आंसर की अपना चेक करते रहेंगे। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ, जैसे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है, कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों या आप अदर यूनिवर्सिटी हों जहाँ पर NEP लागू हो गया हो। NEP यानी कि आप समझ रहे हैं 2020 में लागू हुआ है और इसके तहत आपका सेमेस्टर वाइज प्रणाली कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपका है पोषण के जनक कौन से हैं। भैया पोषण के जनक पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है ए लेवाइजर, बी दिया गया ए बी लीवेनहॉक और ऑप्शन सी दिया गया है जोसेफ लिस्टर और डी दिया गया है लुईस पास्चर। तो पोषण के जो जनक हैं दोस्तों, पोषण के जो जनक हैं वो है ए लोइजर, ठीक है, लेवोइजर, ए लेवोइजर जो हैं ये पोषण के जनक थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका चौथा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व होता है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो अगर यहाँ पर तत्व की बात करें तो अगर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन पर टिक करते, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं। अभी आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। आपके कमेंट के आधार पर मैं इसका आंसर करूँगा। मेरा आपसे निवेदन भी है और अपेक्षा भी यही है कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पूछा गया है प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। प्रातःकालीन धूप से जो मानव शरीर की कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है, तो विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है हमें। ठीक है, तो आपका पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य का अच्छा स्रोत है। चलिए छठवा देखते हैं, मानव शरीर की पहली आवश्यकता क्या है। मानव जो शरीर है इसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है। भोजन, वस्त्र, आश्रय या सरकार। तो सबसे प्राथमिक जो आवश्यकता है वह है भोजन। मानव शरीर की जो सबसे पहली आवश्यकता है दोस्तों वह है भोजन। उसके बाद में आपका आएगा आश्रय, वस्त्र और फिर सरकार। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, माफ करेगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में होते हैं। वो कौन सा आहार है जिसमें सही घटक में सभी घटक जो होंगे आहार के वो समुचित रूप से अनुपात में दिए रहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको कहा जाता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में सभी प्रकार के आहार में सही अनुपात में सभी जो मुख्य घटक हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो ये संतुलित भोजन आपका ए नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आपका ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। ओके, आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 से कौन सा संबंधित है। कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, कोविशील्ड और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो आपके हैं तीनों ये कोविड-19 से संबंधित हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए डेल्टा वेरिएंट भी आपका वैक्सीन था और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन थी, और ये कोरोना तो आपका कोविड-19 को ही कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न आने हैं, तो यही आप रिपीट करके जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और यहीं से आपके प्रश्न रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 वैक्सीन है। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा कोविड-19 का वैक्सीन है। पहला दिया गया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो दोस्तों ये दोनों आपके कोविड-19 के वैक्सीन हैं। ए और बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके कोविड-19 के वैक्सीन हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है कि विच इज वेरिएंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का वेरिएंट है डेल्टा, अल्फा, गामा या ऑल ऑफ द अबव। तो कोविड-19 का जो वेरिएंट था दोस्तों वो कौन सा वेरिएंट था, सभी लोग बताइए। तो वो आपका डेल्टा वेरिएंट था। कौन सा, डेल्टा वेरिएंट। दो प्रकार के इसमें जो है आपके सम्मिलित थे वेरिएंट, पहला था डेल्टा और ओमिक्रॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा और ओमिक्रॉन ये दोनों आपके वेरिएंट हैं कोविड-19 के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डेल्टा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न आपका है कि कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 से संबंधित है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया एंटीजन टेस्ट,
और RT-PCR, AB और नन ऑफ अबव। तो दोस्तों कोविड-19 से संबंधित तो आपका एंटीजन टेस्ट और जो आपका दिया गया RT-PCR, ये दोनों कोरोना वायरस की जांच करने में सहायक एक प्रकार की किट हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक प्रकार की कोरोना वायरस को जांच करने का एक प्रकार का किट है, इसीलिए ये दोनों संबंधित हैं। और आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, एड्स डे यानी एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988, 1 दिसंबर 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13वां प्रश्न है आपका कि साइट्रस फल अच्छा स्रोत होता है। साइट्रस फल जो होता है वो अच्छे स्रोत किसके हैं? विटामिन ए के, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइट्रस फल क्या होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, साइट्रस फल कहा जाता है खट्टे फलों को साइट्रस फल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे खट्टे फल हो गए संतरा, नींबू, कीवी, अमरूद, ब्रोकली, शिमला, ये सभी जो हैं ये साइट्रस फल हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। ओके, और रही बात विटामिन ए, तो विटामिन ए में कौन से क्या पाया जाता है? गाजर सबसे अच्छा प्रथम स्रोत है, दूध हो गया, ये सब विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो साइट्रस जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है यानी कि विटामिन सी में पाया जाता है, खट्टे फल में अधिकतर ये पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि सूर्य का प्रकाश स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? विटामिन डी। विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश जो स्रोत है वो विटामिन डी का, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर यहाँ पर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब आपके प्रचुर स्रोत रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपका है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या उपयुक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है? अंधापन होता है, एनीमिया, ये सभी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रही बात बेरी, तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है? B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और सी आपका है स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, तो रतौंधी, विटामिन ए, बेरी, विटामिन B1 और स्कर्वी विटामिन सी। ओके, तो यहाँ पर आपका विटामिन ए पूछा गया था, तो यहाँ पर रतौंधी आपका टिक हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न आपका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि गाजर उच्चतम स्रोत है। गाजर जो है वो उच्चतम स्रोत किसका है? विटामिन ए का, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपका जो गाजर है, गाजर सबसे उच्चतम स्रोत विटामिन ए का है। अगर बी की बात करें विटामिन बी, तो इसमें आपके आवास हो जाएंगे। और सी की बात करें तो खट्टे फलों में यानी कि आंवला, प्रचुर मात्रा विटामिन का अच्छा स्रोत आंवला है, अमरूद है, नींबू है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत अगर पूछा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ओके, तो यहाँ गाजर उच्चतम स्रोत पूछा गया था, विटामिन ए का है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका 18 प्रश्न है कि हमें नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है कि जंक फूड, फास्ट फूड और प्रसंस्कृत फूड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमें ये सभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम इनका अधिक सेवन करेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होगी, तो इसीलिए इन सभी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और आप सबसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो भी छात्र छात्राएँ नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 19 है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया गया रतौंधी,
घेंघा, स्कर्वी, बेरी। तो विटामिन ए की कमी, विटामिन आयोडीन, माफ करिएगा, आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? घेंघा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। बी नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है आजकल की सामान्य बीमारियाँ। आजकल की सामान्य बीमारियाँ पूछी गई। कॉमन डिसीजेस ऑफ नाउ ए डे आर, यानी आजकल की जो सामान्य बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, ये सभी आजकल सामान्य हो गया है। ज़्यादातर सभी लगभग आप देखेंगे तो ये ज़्यादा प्रचलित बीमारी है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि फीवर इज द सिम्टोमस, बुखार का लक्षण, बुखार लक्षण है कोविड-19 का, डेंगू का, चिकनगुनिया का, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बुखार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ये सभी बुखार के लक्षण है। कोविड-19 जब होता है तब भी बुखार आता है, आपको बुखार जुकाम खांसी होती है। डेंगू में आपको ठंड लग के बुखार आ जाता है। चिकनगुनिया में भी इसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर टिक होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, प्लेटलेट्स में कमी प्रदर्शित होती है, यानी जब प्लेटलेट्स आपके शरीर में कम हो जाता है तो आप कौन सा रोग आपको होता है? प्लेटलेट्स की कमी, जब आपको दोस्तों डेंगू होगा, यानी कि जब बुखार, ज़्यादातर बुखार में आपको प्लेटलेट्स की कमी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। प्लेटलेट्स की कमी प्रदर्शित होती है डेंगू में। ओके, आपका आंसर नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है। डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कि डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डीपीटी संयोजित यानी डीपीटी वैक्सीन इज द क्लास ऑफ कम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शस डिसीजेस इन द ह्यूमन, डिप्थीरिया और परट्यूसिस और टिटनेस। ओके, तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी रिपीट होने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा गया था कि अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अपवाद रूप में बढ़ना घातक है। मोटापा, मधुमेह, कब्ज या डायरिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जब अत्यधिक वसा आप लेंगे तो शरीर का जो भार है वो अपने आप बढ़ेगा, इसे मोटापा कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने ए आंसर टिक किया होगा उनका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, उक्त रक्तचाप का लक्षण, उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या है? सुस्ती, सर दर्द, उल्टी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, यानी आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न आपका 26वां प्रश्न दिया गया है कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्थ नॉर्मल पर्सन इज, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? क्या 87 फ़ारेनहाइट होता है, 90 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, या फिर दिया गया है 101 फ़ारेनहाइट। तो आप बता दें दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर इसे डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपके एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, मानव का सामान्य रक्तचाप है। तो मानव का जो सामान्य रक्तचाप है दोस्तों वो होना चाहिए किसके बीच में?
120 और 80, 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जब भी ह्यूमन का पूछा जाए तो ये होना चाहिए किसके बीच में, 120 और 80 के बीच में होना चाहिए। आंसर यहाँ पर बी सही है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है सेलुलोज या ग्लूकोज के रूप में, या फ्रक्टोज के रूप में, या फिर खनिज के रूप में। दोस्तों आहार में जो लिया गया कार्बोहाइड्रेट है वो रक्त द्वारा अवशोषित कैसे होता है। दोस्तों आपको बता दें, ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो ग्लूकोज है ये रक्त में अवशोषित हो जाता है, तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था कि आहार में जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है, तो ये किसके रूप में अवशोषित होता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, ORS। ORS स्टैंड फॉर, ORS स्टैंड फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ORS स्टैंड फॉर्म ये है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है मौखिक पुनर्जलीकरण। क्या कहा जाता है, मौखिक पुनर्जलीकरण कहा जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, सामान्यतः ये डायरिया जिनको हो जाता है, ये डायरिया के कारण होने वाले निर्जलीकरण के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ORS जिसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये एक प्रकार का, इसे हिंदी में कहते हैं मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान। और इसका उपयोग हम डायरिया के कारण जो होने वाले निर्जलीकरण है उसके इलाज में करते हैं। ठीक है, उपयोग इसका करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओके, जिन्होंने ए पर टिक किया होगा उनका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है टीबी। टीबी रोग है, टीबी कैसा रोग है पूछा गया है। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो आपका है ये सही आंसर होगा। टीबी एक प्रकार का दोस्तों संक्रामक रोग है जो फेफड़ों या अन्य ऊतकों के संक्रमण के कारण होता है। इसको क्षय रोग, तपेदिक एच्छमा भी कहते हैं और इसको प्रोस्टेटिक भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका जो टीबी है इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और ये सामान्यतः फेफड़े पर ज़्यादातर प्रभावित करता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सा विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग है कोरोना, एड्स, खसरा या फिर मलेरिया। तो दोस्तों आपको जो सही आंसर करना है 31 नंबर क्वेश्चन का, वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। एड्स जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर आप आंसर करेंगे बी के साथ, आंसर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बुखार लक्षण नहीं है। बुखार लक्षण नहीं है कोरोना, डेंगू, मलेरिया या फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में बुखार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा वो डी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर पर पैमाना होता है वो कैसा होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, परम ताप में होता है, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पर उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे, ऑल ऑफ एबव। आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते ही हैं, परम ताप यानी 0 डिग्री केल्विन ताप जो होता है, ठीक है, तो उसका भी कभी कभी उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही था 33 नंबर क्वेश्चन का। शरीर का तापमान मापने के लिए ज़्यादातर हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा जैविक अंग नहीं है। जैविक अंग इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है 34 नंबर क्वेश्चन का।
तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथ ये एक प्रकार का जैविक अंग नहीं है। हृदय, गुर्दा, यकृत ये सभी एक प्रकार के जैविक अंग हैं। लीवर, इसमें ब्लैडर सम्मिलित होता है। हार्ट, स्टमच और किडनी ये सभी जैविक अंग हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों जैविक अंग हैं। हाथ आपका जैविक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, क्या कहता है कि शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। शारीरिक अक्षमता यानी कि जो उसके शरीर की क्षमता जो है कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं से असहाय हैं, तो उनको क्या कहते हैं। विकलांग कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, या शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो ये सभी आती है शारीरिक अक्षमता के अंतर, यानी विकलांगता, दिव्यांगता, शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जयपुर फुट है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जयपुर फुट क्या है। ऑप्शन दिया गया है रोग, सौंदर्य उत्पाद, रबर से बना कृत्रिम पैर, या उपयुक्त सभी। तो जयपुर फुट क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। इसको प्रोथेटिक लेग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथेटिक लेग कहते हैं। और ये घुटने के नीचे विच्छेदन लगे लोगों के लिए, यानी कि लगे लोगों के लिए जो रबर द्वारा आधारित कृत्रिम पैर बनाया जाता है, उसी को जयपुर फुट कहते हैं। तो रबर से बना एक प्रकार का कृत्रिम फुट, जयपुर फुट जो है एक प्रकार का क्या है, रबर से बना कृत्रिम फुट क्या है, कृत्रिम पैर है दोस्तों। ठीक है, तो आपका जहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्होंने सी टिक किया होगा उन्हीं का ऑप्शन ये सही है, जयपुर फुट। ओके, सी नंबर आपका, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता रहता है, ये बहुत ही समय चर्चा का विषय है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका है, मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया स्टेथोस्कोप द्वारा, मैमोमीटर के द्वारा, या ऑक्सीमीटर के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीमीटर के द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मापा जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, पूछा गया है 38 नंबर प्रश्न है कि शिशु बच्चे के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। संश्लेषित दूध, मातृ दूध, गाय का दूध, या फिर बकरी का दूध। तो शिशु या बच्चे के लिए सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है मातृ दूध के लिए, यानी कि माता यानी मदर मिल्क के लिए। तो ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते रहेंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, पूछा गया था कार्सिनोजन का कारण क्या है। मधुमेह, टिटनेस, रतौंधी, या फिर कैंसर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्सिनोजन जो कारण है वो कैंसर का कारण है। आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका 40वां प्रश्न है, द फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर यानी पानी का फार्मूला पूछा गया है। तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी पूछा जाएगा, आप लोग कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, ग्लूकोज का फार्मूला जरूर तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, हरी सब्जियां उत्तम स्रोत हैं चांदी का, लौह का, स्वर्ण का, या प्लेटिनम का। तो हरी सब्जियां सबसे उत्तम जो स्रोत है वो लोहे का है। आयरन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिदिन पानी लेने की अनुशासित मात्रा है कि प्रतिदिन हम कितना पानी पी सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर जो मात्रा है दोस्तों वो कितनी रखी गई है, 2 से 3 लीटर पानी हम प्रतिदिन पी सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये कंपलसरी है आपका। ठीक है, 2 से 3 लीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 43 आपका है कि मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है यकृत द्वारा, या फिर
गुर्दे द्वारा, हृदय द्वारा या फिर फेफड़े द्वारा। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किडनी। गुर्दे द्वारा मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है और गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। गुर्दे का यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल इकाई है, वो क्या है, वो नेफ्रॉन होती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया है कि शरीर में आयोडीन की आपूर्ति कैसे होती है, पानी द्वारा, चावल द्वारा, नमक द्वारा या फिर दवा के द्वारा। तो शरीर में आयोडीन की जो पूर्ति आपको करनी है तो वो किसके द्वारा आप करेंगे, नमक के द्वारा पूर्ति करेंगे, साल्ट। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है कि 45 नंबर प्रश्न है, ऊतक की मरम्मत का कार्य है। ऊतकों की मरम्मत का कार्य एंजाइम का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिजों का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊतक की मरम्मत का कार्य जो है वो प्रोटीन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको तैयार कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन B12 है, कोबालमिन। विटामिन सी अगर पूछा जाए इसका रासायनिक नाम याद करके जाइएगा, विटामिन का। सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और डी आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो इसको आपको ध्यान रखना है, विटामिन का रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग और इनके स्रोत क्या हैं उसको तैयार करके आप लोग जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि प्रोटीन की आधारभूत इकाई। प्रोटीन की आधारभूत इकाई ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, एमिनो एसिड, ऊतक या फिर अणु। तो प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई है दोस्तों वो क्या है, एमिनो अम्ल है, एमिनो एसिड है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 47 क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, लैक्टोज या फिर ऑप्शन बी दिया गया है ग्लैक्टोज, सेलुलोज या फिर माल्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज पाया जाता है। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि किस विटामिन को कोबालमिन के नाम से जानते हैं। कोबालमिन को किस विटामिन से जानते हैं, तो विटामिन दोस्तों B12 का नाम है कोबालमिन। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो कोबालामीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर ए का पूछा जाता तो ए का क्या नाम है, रेटिनॉल है। और अगर सी का पूछा जाता आपसे ऑप्शन नंबर से यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन डी का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। आपको इसको ध्यान रखना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इनमें से कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त की थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन के है। कौन सी विटामिन, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है कि दोपहर भोजन यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू। जो मिड डे मील यानी जिसे दोपहर भोजन कार्यक्रम है कहते हैं, ये किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि घर पर अपना भोजन, घर पर दोपहर का भोजन लेना, या प्राथमिक शिक्षा से, या उच्च शिक्षा से, या उपयुक्त सभी। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो था यानी मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश की प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर में निःशुल्क भोजन प्रदान करना होता है। तो यहाँ पर लघु माध्यमिक है, उच्च शिक्षा नहीं इसके अंतर्गत आएगी। प्राथमिक शिक्षा और लघु माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो केंद्र सरकार ने योजना मिड डे मील चालू किया था, इसके तहत दोपहर में बच्चों को निःशुल्क जो है भोजन प्राप्त करना था। तो यानी प्राथमिक हो जाएगा प्राथमिक एजुकेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपका है कि
द फर्स्ट 100 days आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। शिशु के लिए पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए, मानसिक विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो शिशु के 1000 दिन होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और मस्तिष्क विकास के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप टिक करेंगे, यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, जो पूछा गया था कि शिशु में प्रोटीन की अल्पता से क्या होता है। जब शिशुओं में प्रोटीन की अल्पता हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 52, तो उनमें किसकी दिक्कत होती है? क्या क्वाशीओरकर होता है, या मैरामस रोग होता है, या मोटापा, या फिर एनीमिया। तो जब शिशुओं में प्रोटीन की अल्पता हो जाती है तो कौन सा होता है? मैरामस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैरामस की कमी से प्रोटीन, जब शिशुओं में कोई भी शिशु है अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन कम इस मात्रा में इसको मिल रही है तो उसको मैरामस हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 जो पूछा गया है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? गरीबी, मिलावट, अशिक्षा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 जो है, कुपोषण के लिए ये सभी जो है उत्तरदायी हैं, यानी गरीबी भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। जो भी व्यक्ति गरीब है उसके पास अगर असंतुलित आहार नहीं ले पा रहा है तो उसको भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। अधिक मिलावट भी दिक्कत करती है और अशिक्षा भी दिक्कत करती है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, ज़्यादातर दोस्तों उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। लगभग 98% क्वेश्चन जो उपयुक्त सभी के रहते हैं आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र में, वो सही जाते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लार्जर देन, भारत की जनसंख्या कम किससे है? तो आप सभी को पता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? चीन का। पहला स्थान किसका है? चीन का। तो यहाँ पर पूछा गया भारत की जनसंख्या कम किससे है? चीन से कम भारत की जनसंख्या है, यानी सबसे पहले चीन, फिर आपका आता है इंडिया। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से आपका 7वां नंबर या ऑप्शन नंबर सी, चाइना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है आपका कि भारत में औसतन हीमोग्लोबिन का स्तर महिलाओं में होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाए महिलाओं में स्तर हीमोग्लोबिन का, तो लगभग कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10 से 12% के बीच में, 10 से 12% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, औसतन हीमोग्लोबिन का स्तर। तो यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। अगर इस ऑप्शन में किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका पूछा गया है कि आहार में हमें क्या लेना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब जो है कमेंट बॉक्स में मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिनको भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मिसिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, कितना दी जाती है? तो बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है दोस्तों, वो लगभग कितनी दी जाती है? 1 लाख IU के बराबर यहाँ पर दी जाती है। थोड़ा सा मैं इस विषय में अभी कंफ्यूज हूँ दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर आपका ए ही होगा। ठीक है, जिन्होंने ए टिक किया है उनका करेक्ट आंसर रहेगा, सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपका 58 नंबर प्रश्न है कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता पूछी गई है। कैल्शियम की कुल आवश्यकता है 400 mg, 600 mg या 1200 mg के आसपास। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1200 mg के आसपास धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 59 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में शामिल है। इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूड, यानी कि इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा क्षमता हम कैसे बढ़ाएंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? तो पहला आपका है ए नंबर, नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना। तो ये सभी एक प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खसरा किस प्रकार का रोग है?
खसरा जो है वो किस प्रकार का रोग है? एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, या फिर ऑप्शन बी दिया गया जीवाणु जनित या कृत्रिम जनित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, खसरा रोग एक प्रकार का संक्रामक वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। खसरा रोग जो होता है वो एक प्रकार का संक्रामक वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम वायरस जनरेटेड कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए 61 क्वेश्चन नंबर 61 आपका है कि हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग जब हो जाता है तो उसमें क्या प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, अमाशय या फिर आंत। तो दोस्तों हेपेटाइटिस रोग जो है, हेपेटाइटिस इफेक्ट यानी किसको इफेक्ट करता है? ये लीवर को इफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन यानी ए आपका दोस्तों इसमें आपका सही आंसर जो रहेगा वो ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग जो प्रभावित करता है वो यकृत को प्रभावित करता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो यहाँ पर पहली बात संक्रामक लगा है, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? क्वेश्चन नंबर 62। तो चेचक सबसे पहले समझ लेते हैं, चेचक का जो कारण है वो क्या है? चेचक का मुख्य कारण क्या है? ये एक प्रकार का वेरियोला वायरस है जिसके कारण चेचक फैलता है, और सन 1912 में जीव रसायन शास्त्री कैसिमिर फंक द्वारा दिया गया था। और आपको इसमें ध्यान रखना है चेचक के बारे में। तो चेचक एक प्रकार का जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है या कृत्रिम जनित, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चेचक जो आपका है वो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। और चेचक का जो कारण है वो है वियोला वायरस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हु प्रपोज्ड विटामिन वर्ड्स? ऑप्शन है मेंडल, ऑप्शन सी है पास्चर, फंक, और दिया गया है लिनेक। तो आपको बता दें विटामिन शब्द जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा विटामिन। सन 1912 में एक जीव रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था कैसिमिर फंक। इनका पूरा नाम क्या है? कैसिमिर फंक है। ठीक है, जिन्होंने 1912 में ये शब्द यानी कि विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? विटामिन सी का, विटामिन B12 का, विटामिन B2 का, या फिर विटामिन B6? तो सभी लोग आंसर करेंगे 64 नंबर प्रश्न का। 64 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ए। तो ध्यान रखना है आपको कि रक्त अस्कंदन में कौन सी विटामिन पूछी गई। तो विटामिन के अधिक क्रियाशील होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा, और यही हमेशा प्रयोग किया जाता है। आंसर ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबला योजना कब प्रारंभ हुई थी? सबला योजना पूछी गई है कि कब प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है 19 नवंबर 2010, 14 नवंबर 2020, या 15 अक्टूबर 2010, या फिर 24 नवंबर 2010। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सबला योजना भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1 अप्रैल 2011 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 में शुरुआत की गई थी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
यानी ये सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। ये आपका पूरक प्रश्न है। जब भी सबला योजना का पूछा जाए तो सबला योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम सम्मिलित हैं और ये 1 अप्रैल 2011 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर की नियमित करने वाली विटामिन पूछी गई है। ठीक है, आपको बताना है रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस के स्तर का नियमित करने वाली इनमें से विटामिन वाला विटामिन कौन सा है? क्या विटामिन ए है, डी, बी या फिर से माफ करिएगा सी आपका। तो 67 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन डी। रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस का स्तर नियमित जो करता है वो विटामिन डी करता है। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड इसका कंप्लीट नाम है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ में 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। और 1946 में एक युद्ध हुआ था जिसके बाद यूरोप और चीन में जो बच्चों की आपातकालीन स्थिति थी उसको देखते हुए ये जो है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम। घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू शर्करा का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है सुक्रोज। सुक्रोज को घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। 70 नंबर प्रश्न है कि व्हिच साइंटिस्ट प्रोवाइड द नेम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन दिया गया मुल्डर, मैंडल या फिर गार्नर या फिर स्किनर। तो आपको बता दें दोस्तों मुल्डर ने प्रोटीन का नाम दिया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब दिया था इसको भी ध्यान रखेंगे, 1837 में मुल्डर ने प्रोटीन का नामकरण किया था। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए हो जाएगा मुल्डर। ओके, चलिए 71 नंबर प्रश्न ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 आपका है कि माँ के दूध में नहीं होता है, माँ के दूध में नहीं होता है पोटेशियम, लौह तत्व, फ्लोराइड और मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे फ्लोराइड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्योंकि माँ के दूध में फ्लोराइड नहीं पाया जाता है, बाकी सभी तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। पूछा गया है कि पीएम पोषण शक्ति योजना, पीएम पोषण शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पीएम पोषण जो शक्ति योजना थी वो 19 सितंबर 2021 में शुरुआत इसकी की गई है। कब की गई है दोस्तों? 29 सितंबर 2021। तो सितंबर 2021 पर आप टिक करेंगे। पीएम पोषण शक्ति योजना इसका नाम है। ठीक है, और इसका शुभारंभ हुआ है कब? 29 सितंबर 2021 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है कि उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? जिसके पास हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन पेशेंट हैं उनको आहार में क्या देना चाहिए? ऑप्शन है डैश आहार, ब्रेड आहार, कम प्रोटीन आहार या उच्च वसा युक्त आहार। तो इसमें आप लोग सी आंसर टिक करेंगे, कम प्रोटीन वाला आहार इनको देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। ये बुकलेट सीरीज क्यों है? ठीक है, सभी में यही अब क्वेश्चन है, बस क्या है कि क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए जाते हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से।
क्वेश्चन नंबर 74 है, गर्भधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण क्या कहलाता है? ये भ्रूण कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? द डेवलपिंग इनफेक्ट फ्रॉम 2 8 वीक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इम्बायरो कहलाता है, यानी इसे हिंदी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपका, शुष्क त्वचा को पेलेग्रा नाम दिया गया था। जो शुष्क त्वचा है उसको पेलेग्रा नाम कब दिया गया था? तो ये पेलेग्रा नाम दिया गया था 1771 में। कब दिया गया था? 1771 में दिया गया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही जवाब होगा। फिर किसका? 75 नंबर क्वेश्चन का। शुष्क त्वचा को पेलेग्रा नाम कब दिया गया था? 1771 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक स्वस्थ बच्चे का जन्म भार से 3 गुना कब हो जाता है? यानी कि एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म के 3, जो पहला भार होता है, यानी कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो भार होता है उसका 3 गुना कब हो जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 12वें महीने में जो बच्चे होते हैं वो जब पैदा होता है, जितना होता है, जैसे कि मान लिया 1 किलो का था वो, ठीक है, इसका वजन 1 किलो था, तो वो 12वें महीने में लगभग वो कितने किलो का हो जाएगा? 3 किलो का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही होगा। 76 नंबर का सी नंबर यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? रेशे, मांस, मछली या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों कब्ज जब अधिक हो जाती है तो ज़्यादातर रेशे यानी फाइबर फूड लेने की सलाह दी जाती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर पूछा गया है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज को दोस्तों ध्यान रखिएगा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। सेलुलोज को एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पूछा गया है कि गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। गर्भावस्था में कुपोषण के जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं? कम भार वाले बच्चे, मोटे बच्चे, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान अगर कुपोषण का शिकार, यानी कि जब गर्भावस्था होती है उस समय मान लिया कि किसी भी बच्चे को कुपोषण हो जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि कम भार वाले बच्चे जन्म लेते हैं या अधिक मोटापा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, कम भार वाले बच्चे या उपयुक्त दोनों कह सकते हैं आप। लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लो ब्राइट वेट। यहाँ पर मोटे बच्चे का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होना चाहिए। फिलहाल अगर किसी को भी इस पर संदेह, अगर किसी को कंफर्म पता है तो ये क्वेश्चन का कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड है। लेकिन आपका सही आंसर ए होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो तो निम्न भार कहा जाता है। जब कोई शिशु जन्म ले और उसका भार कम हो तो वो निम्न भार कहा जाता है। कितना वजन उसका हो तो उसको निम्न भार कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब निम्न भार कब कहेंगे? जब 2.5 यानी 2.5 kg से अगर बच्चा का वजन कम है तब उसको क्या कहेंगे? निम्न भार कहेंगे। यानी कि 2.2 kg अगर उसका वेट है तो उसको निम्न भार कहेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो तो वह निम्न भार कब कहलाता है? जब वो 2.2 kg का हो, यानी 2.5 kg से उसका वेट कम हो जाएगा तो वो निम्न भार कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मित्रों? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 46%। ओके, तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
आप सभी को यहाँ पर निरंतर क्लास मिलेगी। जल्दी ही आपकी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी। ओके, तो सभी लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को शेयर करिए और आप सभी लोग जब भी क्लास हो तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िया करिए। 82 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मायोसिन, तो प्रोटीन पूछा गया है। अब मायोसिन में ये एक प्रकार का संकुचनशील प्रोटीन है। और बात करें ग्लूटिन, तो ग्लूटिन किस में पाया जाता है? गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। केसिन की बात करें तो केसिन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी आप समझते रहेंगे। यहाँ पर दिया गया समुद्री खरपतवार किसके समूह के अंतर्गत आते हैं? पहला दिया गया है ब्रोमीन, आयोडीन, लौह तत्व या फिर क्लोरीन। तो समुद्री खरपतवार जो आते हैं वो माफ करिएगा आयोडीन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आयोडीन के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। माफ करिएगा दोस्तों, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपका है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर आयरन। तो पालक में सबसे प्रचुर मात्रा में एक आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया रांची, हैदराबाद, मैसूर या फिर लखनऊ। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कर्नाटक यानी मैसूर। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, एकीकृत बाल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? एकीकृत बाल विकास योजना का शुभ आरंभ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए नंबर 2 अक्टूबर 2000 में, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1990, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1986 और डी दिया गया अक्टूबर 1975 में। तो आपको बता दें दोस्तों, एकीकृत बाल विकास योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, ग्लूटिन पूछा गया किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? ग्लूटिन किस वनस्पतिक स्रोत से? चावल, गेहूं, सोयाबीन या फिर मक्का। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूटिन जो पाया जाता है वो गेहूं, राई में पाया जाता है। किसमें? गेहूं, राई और जौ में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा कौन सा आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 कि जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है, इसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द कंडीशंस ऑफ। तो ये डिहाइड्रेशन की स्थिति में दिया जाता है, निर्जलीकरण की स्थिति में जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्न सोडियम आहार दिया जाता है, निम्नलिखित में से सोडियम आहार दिया जाता है जब आपको हाइपरटेंशन हो या पेस्टिक अल्सर आपके अंदर हो या फिर डायरिया या फिर मधुमेह हो। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, सोडियम युक्त आहार देने की स्थिति कब होती है? वो होती है माफ करिएगा उच्च रक्तचाप में, यानी हाइपरटेंशन जब होता है तब आपको सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है कि पूछा गया है कि शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करती है, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ग्लाइकोजन। शरीर में
जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस प्रकार से भंडारित होता है, वो ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी आंसर सही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगर आप देखिए फूड न्यूट्रिशन या हाइजीन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ। फिलहाल ये तो 2023 का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी का, तो इसको भी आप लोग देख के जाइएगा और बाकी भी आप रिविजन कर लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के सुक्रोज बनता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 आपका पूछा गया है कि लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या, अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक कुपोषण है तो उसको कौन सी समस्या होगी, हृदय रोग, भूखमरी, मोटापा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप कुपोषण से ग्रसित हैं तो आप में हृदय रोग की भी समस्या हो सकती है, भुखमरी की भी शिकार आप हो सकते हैं और मोटापा भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब 93 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया था कि किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी कौन से उम्र में जो आपका सिर है, ठीक है, हेड, और आपका सीना, ये इन दोनों की गोलाई बराबर होनी चाहिए किस उम्र में। ऑप्शन दिया गया 1 वर्ष के जब आप हों, या फिर 2 वर्ष के, या फिर 3 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 मंथ से, यानी जब आप कोई भी शिशु जो 6 मंथ का होता है, 6 मंथ से लेकर के 2 वर्ष तक आपके सिर और सीने की जो गोलाई है वो लगभग बराबर रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 93 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 94 है, जो कि पूछा गया प्रतिआक्सी कारक सहायक है। प्रतिआक्सी कारक किसमें सहायक है, ऑप्शन है प्रतिरक्षा में, वृद्धि में, विकास या फिर अम्लीयता में। तो दोस्तों प्रतिआक्सी कारक जो सहायक करता है वो इम्यूनिटी में करता है, प्रतिरक्षा के लिए करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन का। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। 95 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो आप यहाँ पर संतुलित आहार किसी भी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है। तो डाइट बैलेंस डाइट यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी संतुलित आहार यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या है। हीमोग्लोबिन में हीम शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, तांबा, ऑक्सीजन, प्रोटीन या फिर लौह तत्व। तो हीम का जो अर्थ है दोस्तों वो लौह तत्व से है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। हीमोग्लोबिन में जो हीम का अर्थ है वो किससे संबंधित है, वो आयरन से संबंधित है। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूछा गया कि किस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन यानी ट्रिपल वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। पहला दिया गया गला घोटू, जिसे डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं, काली खांसी, टिटनेस या फिर खसरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 97 नंबर का ऑप्शन डी है, खसरा। खसरा के लिए ट्रिपल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपका डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। बाकी इन तीनों के लिए ट्रिपल वैक्सीन उपलब्ध है, गला घोटू जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाने वाली बीमारी कौन सी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं, या फिर वह पेजिए रोग कहते हैं, या गैर संक्रामक, या फिर उपरोक्त में से कोई। तो इसे संक्रामक रोग कहेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर सही था 98 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 99 है कि पूर्व अवध के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं। तो कितने समय तक, 6 माह तक दोस्तों। पूर्व अवध में जो शिशु हैं उनमें जो लौह तत्व के भंडार हैं वो कितने समय तक चलते हैं, वो 6 माह तक चलते हैं, टोटल 6 माह तक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जिन्होंने सी टिक किया होगा उनका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 100 है, जो है कि हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो नियासिन है वो किससे परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में कौन सा? क्या वो ट्रिप्टोफैन, बायोटिन या पायरिडक्सल या फिर हिस्टिडीन? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। आपका आंसर ए नंबर यहाँ पर सही होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मित्रों, आज की इस क्लास में ये अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर था जो केवल और केवल बालकों के लिए था, लेकिन आप सभी को इसमें आपको सॉल्व करना, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो एक ही पेपर कराती हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी यानी अयोध्या यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वो आपका 2 पेपर कराती है, बालक और बालिकाओं का अलग अलग। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्रा हैं अपनी आंसर की चेक कर लिए होंगे। और देखिए बुकलेट सीरीज क्यू किसी का होगा, क्यू किसी का पी होगा, किसी का आर होगा, तो क्वेश्चन सेम रहेंगे, केवल बस क्वेश्चन का सीरीज जो है वो चेंज कर दिया जाता है ताकि आप जो है चीटिंग ना कर पाएँ। बाकी अगर आप 100 क्वेश्चन से तैयार कर लेते हैं तो यहीं से लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, यह आपने देखा ही होगा। और जिनका आज थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, यानी कि ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, बालकों के लिए अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के जो भी छात्र हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देंगे ताकि इनको सॉल्व कराया जा सके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा कंप्लीट आंसर के साथ। सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, लास्ट में आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।